देखिए कुछ और मॉडुलस की प्रॉपर्टी समझ लीजिए, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, ठीक है। देखिए Z1 Z2 अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स तब देखिए अगर दोनों का प्रोडक्ट का आपको निकालना हो मॉडुलस, तब उनके अलग अलग मॉडुलस के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। अगर ये डिवीज़न में भी हैं, ठीक है, और इनका मॉडुलस फाइंड करना हो तब मॉडुलस Z1 इसको Z2 कर दो, मॉडुलस Z1 अपॉन मॉडुलस Z2, ठीक है। और Z2 की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0, ठीक है। और अगर Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान के चलिए मॉड Z पावर n का मॉडुलस निकालना है, तब वो मॉड Z पावर n भी आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। समझ गए। हमने एक आप लोगों को नियम बताया था, ठीक है। देखिए मॉड Z का स्क्वायर क्या होता है, Z इंटू जेड बार, ठीक है। तब यहाँ से 1/Z इक्वल क्या लिख सकते हैं, Z बार अपॉन मॉड Z का स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात। अगर कोई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 1 की फॉर्म में लिखा है तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1/3 + 4i लिखा है, ठीक है। तो 1/3 + 4i लिखा है, तब इसको लिख सकते हैं इसका कॉन्जुगेट। तो इसका ऊपर कॉन्जुगेट लिख दीजिए और नीचे इसका क्या निकाल दीजिए, मॉडुलस। इसका मॉडुलस निकाल दीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, √3² + 4² यानी कि 5 हो जाएगा इसका मॉडुलस। उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5² 25, ठीक है। इतनी बात। तब इस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे कि और एग्जाम्पल देख लीजिए, 1/2i 2 - i लिखा है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 + i। और इसका मॉडुलस क्या होगा, √2² + 1² √5, उसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तब इस तरीके से आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी लिखा हो 4 + 4i, तो क्या लिख सकते हो, 4 - 4i अपॉन इसके मॉडुलस का स्क्वायर निकाल दीजिए, ठीक है। 32 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आ गया, ठीक है। और देखिए हमने ये भी आपको बताया था कि जो Z1 Z2 अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ठीक है, तो Z1 - Z2 जो होता है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2, ठीक है। ये Z1 और Z2 के बीच की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखना। जैसे Z1 इक्वल मान लें हम लोग a + ib, और a और b बिलोंग करें R को, और Z2 इक्वल मान लें c + id, और c और d किसको बिलोंग करें, R को, ठीक है। तब देखिए Z1 - Z2 क्या हो जाएगा, इसका मॉडुलस a + ib - c - id, ठीक है। तब इसको आप क्या लिख लोगे, a - c + i b - d। तब इसको हम लोग लिख सकते हैं √a - c का स्क्वायर प्लस b - d का स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात। तो ये डिस्टेंस आ गई। अगर हम इनको ऑर्डर्ड पेयर में लिख के a, b, c, d इनके बीच की डिस्टेंस निकालें तो क्या आएगी,
2D में डिस्टेंस फार्मूले से, ठीक है। 2D के रूल को एक कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो करता है, ठीक है। उसके डिवीज़न फार्मूले को, ठीक है, उसके मिड पॉइंट फार्मूले को, उसके सेंट्रॉइड फार्मूले को, ये जो मॉडुलस, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये सब उनको फॉलो करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a कॉमा बी और c कॉमा डी, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, √a माइनस सी का स्क्वायर प्लस b माइनस डी का स्क्वायर, ठीक है। देखिए आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से डिफाइन होता है, क्या होता है ये। देखिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है अपने सामने, z इक्वल a प्लस आई वी, और a और b बिलोंग करता है r को, ठीक है। मान के चलिए पॉइंट P ऑर्डर्ड पेयर के रूप में P पॉइंट a कॉमा b है, ठीक है। जो Z पॉइंट का क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। देखिए OP जो लाइन है, ठीक है, वो थीटा एंगल बना रही है x के पॉजिटिव डायरेक्शन से, ठीक है, इतनी बात। और अगर ये a कॉमा b है तो ये डिस्टेंस a हो जाएगी और ये डिस्टेंस b हो जाएगी, और tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर b अपॉन a, ठीक है। और थीटा इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स b अपॉन a। और जो OP है इसको हम लोग कहते हैं रेडियस वेक्टर, इसको ध्यान रखना, ठीक है। ये रेडियस वेक्टर कहलाता है, ठीक है। देखिए व्हेन OP मेक्स एन एंगल थीटा विथ पॉजिटिव रियल एक्सिस, with positive real axis, then theta is called one of the value of argument of z, ठीक है, समझ गए। तो एक थीटा जो है वो एक वैल्यू कहलाती है आर्गुमेंट की, ठीक है, जेड की। और इस तरह से डिफाइन होता है, आर्गुमेंट जेड इक्वल होता है थीटा प्लस 2n पाई, और n बिलोंग करता है इंटीजर को, ठीक है, समझ गए। तो यानी कि एक ही पॉइंट के आप बहुत सारे आर्गुमेंट फाइंड कर सकते हो n की वैल्यू रख के, ठीक है, समझ गए। क्लियर इतनी बात। तो आर्गुमेंट z इक्वल होता है थीटा प्लस 2n पाई, ठीक है। और देखिए z इक्वल 0 प्लस I0 हो, ठीक है। अगर z ओरिजिन हो तब आर्गुमेंट z इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। तब आर्गुमेंट z क्या होता है भाई, डिफाइन नहीं होता है, ठीक है, इतनी बात समझ गए। और लीस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट देखिए, और आर्गुमेंट की जो लीस्ट वैल्यू होती है लाइज इन, इस इंटरवल में लाई करती है भाई, ठीक है, 0 और 2 पाई के बीच, ठीक है, लाइज करती है, ठीक है, इसको ध्यान रखो। और इसको भी याद रखो, आर्गुमेंट जेड बार इक्वल होता है माइनस आर्गुमेंट जेड, ठीक है, इतनी बात, ठीक है। तो इस तरह से आर्गुमेंट डिफाइन होता है, ठीक है। देखिए भाई एम्पलीट्यूड क्या होता है, आर्गुमेंट की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है उसे हम लोग कहते हैं
एम्पलीट्यूड। ठीक है, इतनी बात। जैसे अपने सामने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, ठीक है, और ए और बी बिलोंग करता है आर को, ठीक है। तब हमने एक आर्गेंट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन पर ये बनाया, ठीक है। पी पॉइंट क्या हो गया, ए कॉमा बी, और ये क्या हो गया थीटा, ये बी है और ये क्या है ए, ठीक है। ठीक है, तब यहाँ से टेन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए, और थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स बी अपॉन ए, ठीक है। जब आर्ग्यूमेंट जेड लाइज करता है माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में, ठीक है, तब उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। यानी कि एम्पलीट्यूड जेड इक्वल जो थीटा होता है, तो ये थीटा जो है वो लाइज करता है माइनस पाई और पाई के बिटवीन, ठीक है। थीटा की वैल्यू माइनस पाई और पाई के बिटवीन होती है, ठीक है, इतनी बात। तो ऐसे आर्ग्यूमेंट को हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। और सुनिए, अगर जेड जो है वो एक्स की रियल एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में यहाँ लाइज करता है, ठीक है, पॉजिटिव रियल एक्सिस, ठीक है। अगर जेड जो है वो लाइज करता है पॉजिटिव रियल एक्सिस में, ठीक है, जैसे जेड की वैल्यू 2 हो या 3 हो या 7 इस टाइप की हो, जीरो ना हो, जेड इक्वल जीरो पर तो एम्पलीट्यूड जेड भी क्या है, वही डिफाइन नहीं होता है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट की तरह। तब यहाँ पर एम्पलीट्यूड जेड की वैल्यू होती है जीरो, ठीक है। इफ जेड लाइज इन नेगेटिव रियल एक्सिस, मतलब इस वाले हिस्से में अगर ये लाई कर रहा है जेड, जैसे जेड की वैल्यू है -2 -7 इस टाइप की है, तब एम्पलीट्यूड जेड की वैल्यू होती है पाई, ठीक है, याद रख लेना। अगर जो जेड है वो लाइज करे बाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब इस वाले पार्ट पर लाइज करे, ठीक है, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। तो जेड का मान हो जाएगा 3i 7i, ठीक है। तो ऐसे में एम्पलीट्यूड जेड की जो वैल्यू होती है वो होती है π/2, ठीक है, इतनी बात। तब एम्पलीट्यूड जेड की वैल्यू क्या होती है ऐसे केस में, π/2 होती है, ठीक है। अब देखिए, अगर जेड जो है इन नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस, मतलब इस वाले पार्ट पर लाइज करे, ठीक है, तो जेड की वैल्यू जैसे -i हो, ठीक है, -3i हो एंड सो ऑन, ठीक है, समझ गए। तो ऐसे केस में एम्पलीट्यूड जेड की वैल्यू क्या होती है वो देखिए, -π/2, ठीक है। तो इन सबको ध्यान रखना, याद रखना, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हो, ठीक है, अपना कॉम्प्लेक्स नंबर, तब उसका एम्पलीट्यूड हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं वो देखिए।
जैसे ये तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर देख के पता चल जाता है कि किस क्वाड्रेंट में, जैसे कि 2+3i है, इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा 2,3, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है, दोनों पॉजिटिव हैं। और अगर ये -2+3i होगा तो इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गया -2,3, तभी क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अगर ये -2 -3i है तो उसको ऑर्डर्ड पेयर में क्या लिख सकते हैं -2 -3, तो ये क्या होगा भाई थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अगर ये 2 -3i लिखा है तब 2 -3 तभी होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर से हम पता कर सकते हैं वो किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है, समझ गए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने पर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में होने पर एम्पलीट्यूड देखिए किस तरह से फाइंड होता है, ठीक है। तो इसका वर्किंग रूल समझ लीजिए। जैसे कि आपको z इक्वल दे रखा है a+ib, और a और b बिलोंग करते हैं किसको, r को, ठीक है, समझ गए इतनी बात। तब देखिए स्टेप नंबर 1 में आप क्या करते हैं, आप थीटा निकालते हैं tan इनवर्स mod v अपॉन mod a, ठीक है, समझ गए। थीटा इक्वल क्या लगाते हो tan इनवर्स mod v अपॉन mod a, इससे थीटा की वैल्यू निकाल लेते हो, ठीक है इतनी बात। थीटा की वैल्यू निकालने के बाद स्टेप 2, ठीक है, स्टेप 2 का फर्स्ट पार्ट, अगर z जो है लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन एम्पलीट्यूड z की वैल्यू जो आई है स्टेप 1 में वही रहेगी, ठीक है। अगर z लाइज करे इन सेकंड क्वाड्रेंट, देन अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करे तो जो थीटा आया है फर्स्ट स्टेप 1 में, तब एम्पलीट्यूड z की वैल्यू हो जाएगी, उसको पाई में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, किसको भाई, जो स्टेप 1 में थीटा आया है, ठीक है, ध्यान रखना। स्टेप 3 देखिए, सॉरी स्टेप 2 का ही थर्ड पार्ट देखिए, इफ़ z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, अगर z कहाँ लाइज करे भाई थर्ड क्वाड्रेंट में, तब एम्पलीट्यूड z की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी। तब जो वैल्यू अपनी स्टेप 1 में आई है, ठीक है, उसमें से पाई को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, उसको में से पाई को क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। अगर z जो है वो लाइज करे इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तब एम्पलीट्यूड z की जो वैल्यू है वो -थीटा हो जाती है, ठीक है, समझ गए। जो फर्स्ट स्टेप 1 में आएगी उसमें -थीटा। तो इन नियमों को याद रखो, ठीक है, समझ गए। देखिए अपने सामने कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, इनमें हमें एम्पलीट्यूड z फाइंड करना है, ठीक है। देखिए किस तरह से फाइंड करेंगे इन्हें। जैसे पहला क्वेश्चन है z इक्वल क्या लिखा है 1+i, ठीक है इतनी बात। तो स्टेप 1 में सबसे पहले इससे थीटा निकालेंगे हम लोग, ठीक है। थीटा इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स mod b अपॉन mod a। mod b जो था वो i का कोएफिशिएंट था और a था कांस्टेंट, ठीक है, रियल पार्ट। तो यहाँ कितना है mod 1 अपॉन mod 1,
ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1, tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है π/4। अब देखिए 1 + i का आप ऑर्डर्ड पेयर लिखोगे 1,1, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट में लाई करता है। तो एम्पलीट्यूड z की वैल्यू हो जाएगी जो स्टेप 1 में आती है, ठीक है, यानी कि थीटा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा π/4, ठीक है, इतनी बात। दूसरा है z = 3 - √3i, ठीक है। ध्यान दीजिए इसमें स्टेप 1 में क्या निकालेंगे, सबसे पहले थीटा की वैल्यू क्या होती है tan इनवर्स mod b अपॉन mod a। तो b की वैल्यू -√3 है और a की वैल्यू 3 है। तभी हो जाएगा tan इनवर्स √3/3, ठीक है। थीटा इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स √3/3 कितना है 1/√3, ठीक है। 1/√3 कितने की वैल्यू होती है 10 π/6 की, ठीक है। ये π/6 आ गया, ठीक है। अब देखो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, ये किस में लाई करेगा +-, ठीक है। तो ये करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तब एम्पलीट्यूड z की वैल्यू होती है -θ, तब इसका आंसर आ जाएगा -π/6, ठीक है। समझ गए, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -π/6। देखिए थर्ड क्वेश्चन, z इक्वल है -4 - 4√3i, ठीक है। तब स्टेप 1 में देखिए क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स -4√3 का मॉड अपॉन -4 का मॉड। तब क्या आ जाएगा tan इनवर्स 4√3/4। तभी आ जाएगा tan इनवर्स √3। tan इनवर्स √3 की वैल्यू क्या होती है π/3। तब देखिए इसमें एम्पलीट्यूड z कितना आ जाएगा, देखिए एम्पलीट्यूड एक किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में है, ठीक है, क्योंकि दोनों वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। थर्ड में है तो थीटा में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दोगे पाई को, थीटा की वैल्यू क्या आई π/3 में से पाई को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये आ जाएगा -2 π/3, ठीक है। फोर्थ देखिए अब, फोर्थ में है -3 - 3i, ठीक है। एक किस क्वाड्रेंट में, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है, -3, -3, ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहले आप थीटा निकालोगे tan इनवर्स -3 का मॉड अपॉन -3 का मॉड, ठीक है, मॉड b अपॉन मॉड a। तभी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 3/3। तभी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है π/4। तब इसका एम्पलीट्यूड आ जाएगा थीटा माइनस पाई, ठीक है, इतनी बात, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है π/4 - पाई, तभी आ जाएगा -3 π/4, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। देखिए फिफ्थ पार्ट देखिए इसका 4,
जेड इक्वल क्या है भाई 1-2i, ठीक है। 1-2i का मतलब ये हो गया कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है। ये किस क्वाड्रेंट में है? 4 में है, ठीक है। तो इससे थीटा निकालो सबसे पहले, tan इनवर्स -2 का मॉड अपॉन 1, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2, ठीक है। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? एम्पलीट्यूड जेड जो थीटा आया होता है फर्स्ट स्टेप में, उसमें माइनस लगा देते हैं, ठीक है। तब एम्पलीट्यूड जेड इक्वल क्या हो जाएगा? माइनस थीटा, यानी कि -tan इनवर्स 2 हो जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। इतनी बात। देखिए भाई इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एम्पलीट्यूड। देखिए अगर Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ठीक है, तब एम्पलीट्यूड Z1 और Z2 के प्रोडक्ट का एम्पलीट्यूड निकालना तो वो होता है एम्पलीट्यूड Z1 प्लस एम्पलीट्यूड Z2 के बराबर, ठीक है। उसमें 2 के पाई और ऐड कर देते हैं, ठीक है। Z1 अपॉन Z2 हो एम्पलीट्यूड, तो इसको लिख देते हैं एम्पलीट्यूड Z1 माइनस एम्पलीट्यूड Z2, ठीक है। इसमें भी 2 के पाई ऐड कर देते हैं, ठीक है। और अगर एम्पलीट्यूड Z पावर n हो तो ये हो जाता है n एम्पलीट्यूड Z, इसमें भी 2 के पाई ऐड कर देते हैं, ठीक है। समझ गए इतनी बात। इन सब में कितना जोड़ देते हैं? 2 के पाई। जहाँ पर वेयर के जो है बिलोंग करता है i को, ठीक है, i यानी कि इंटीजर को। देखो इसलिए 2 के पाई इसमें ऐड किया जाता है, बड़े ध्यान से समझना इस बात को, कि अगर इनकी वैल्यू -पाई और पाई से बाहर जा रही हो तो हम ऐसा के रखते हैं जिससे वैल्यू इसकी -पाई और पाई के अंदर लाई करे, ठीक है। जैसे इसकी वैल्यू पाई से अधिक आ रही है तो हम के की जगह पर रख देते हैं 1, ठीक है, -1 रख देते हैं के की जगह पर। और अगर -पाई से कम आ रही है इसकी वैल्यू तो के की जगह पर हम रख देते हैं +1। और अगर इसकी वैल्यू -पाई और +पाई के बीच में आ रही है तो के की वैल्यू रख देते हैं 0, ठीक है। समझ गए। वी चूज प्रॉपर वैल्यू ऑफ के so that right hand side lies in -पाई, पाई। फिर से समझ लो, अगर इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, ठीक है, पाई से अधिक हो रही है मान के चलो, तो के की जगह पर रख देते हैं -1। और जब बहुत ज़्यादा अधिक हो रहे हैं तो -2, -3 रख देते हैं। अगर इसकी वैल्यू -पाई से कम हो रही है, ठीक है, तो के की जगह पर 1, तब भी इसके अंदर नहीं आए तो 2, 3, 4 इस तरह रखते हैं। अगर ये वैल्यू, जो ये सब वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज अगर -पाई और पाई के बिटवीन है, ठीक है, तो के की जगह पर हम क्या रख देते हैं? 0, ठीक है। इस तरह से हम लोग वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। इतनी बात।